नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। क्या सवाल का जवाब सवाल हो सकता है? यह मध्य प्रदेश में तो हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कमलनाथ को महिलाओं के लिए इंक्यूबेशन सेंटर खोलने से जुड़ा एक सवाल पूछकर घेरा। इस पर कमलनाथ ने ट्वीट करके उल्टा उनसे सवाल पूछ लिया। यानी सवाल और सवाल का यह सिलसिला एक महीने से लगातार जारी है, जवाब मिल नहीं रहा है। बजट सत्र शुरू हो गया है, लेकिन सवाल पॉलिटिक्स भी जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर फिर सवाल दागा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूछा है कि वचन पत्र में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए इनक्यूबेशन सेंटर खोलने का वादा किया था, तो बताएं कि सवा साल में कितने इनक्यूबेशन सेंटर खोले गए। वैसे तो उनको सवालों से भागने में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। अपने वचन पत्र में कहा था महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रत्येक जिले में इंक्यूबेशन सेंटर खोला जाएगा। सवा साल में कितने इंक्यूबेशन सेंटर खोले? कमलनाथ जी इसका तो जवाब दो। सीएम शिवराज के सवाल पर कमलनाथ ने भी ट्वीट किया और पूछा कि संकल्प पत्र में जरूरतमंद अकेली माताओं के बच्चों को पढ़ाई में आर्थिक मदद के लिए विशेष सहायता निधि शुल्क करने का वादा किया था। वो सहायता निधि कहाँ है? तो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। इसीलिए हमें ये लिखना पड़ा कि मिशन 23 पर मंथन 23 की तैयारी को लेकर भोपाल में बीजेपी के सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक में जमीनी स्तर पर एक्टिव मोड में आने को लेकर ट्रेनिंग दी गई और पदाधिकारियों से जमीनी फीडबैक भी लिया गया। सबसे अहम बात, बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि 2023 के चुनाव में हर मोर्चे की अपनी भूमिका है। पिछली बैठक में दिए गए टास्क की समीक्षा की गई कि आपने वो पूरा किया या नहीं किया। 23 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। बैठक के बाद नए जोश के साथ मैदान में 2023 की तैयारियों में कार्यकर्ता जुटेंगे। 2023 के चुनाव की दृष्टि से रणनीतिक तैयारी भी आज यहाँ पर उन्होंने बनाई है और अपनी अपनी योजना हर मोर्चे की आगामी 2023 के चुनाव तक माइक्रो मैनेजमेंट के साथ योजना को आज प्रस्तुत करके जो लगातार हम काम करते आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी की बीजेपी में वापसी हो सकती है। हालांकि उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। 3 मार्च को शिवपुरी के पिछौर में आयोजित कार्यक्रम में प्रीतम सीएम शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कस क्या रही है तंज, वो आपको सुनाते हैं। ब्राह्मणों और कथावाचकों पर विवादित बयान देने के बाद बीजेपी से निकाले गए प्रीतम लोधी एक बार फिर बीजेपी में लौट सकते हैं। इसका इशारा खुद प्रीतम लोधी ने दिया है। 3 मार्च को शिवपुरी के पिछोर में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के सामने प्रीतम लोधी घर वापसी कर सकते हैं। इसकी पुष्टि खुद प्रीतम लोधी कर रहे हैं। मेरी बातचीत हुई माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, माननीय शिवराज सिंह जी से। उनने आग्रह किया पार्टी में आने का। इसको लेकर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेकिन कांग्रेस तंज कस रही है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि प्रीतम का कोई जनाधार तो है नहीं, इसीलिए वो इस डाल से उस डाल पर उछल कूद कर रहे हैं। इनका कोई हैसियत नहीं, इधर से उधर घूमने बंदर जैसे एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी झुक गई। कथावाचकों पर दिए बयान के बाद बीजेपी प्रीतम लोधी से बेहद नाराज थी, लेकिन लगता है कि चुनाव की नजदीकी नाराजगी पर धूल डालने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक बयान देकर 13 दिसंबर से जेल की रोटी खा रहे पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को आखिरकार राहत मिल गई है। जबलपुर हाई कोर्ट ने पटेरिया को 1 लाख रुपए के निजी मुचालके पर जमानत दे दी है। पन्ना के पवई में पटेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। वो बयान आपको याद होगा। इस पर पटेरिया के खिलाफ पवई थाने में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने उन्हें 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद
ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और जेल भेज दिया था, यानी तब से वो जेल में ही थे। जबलपुर हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को आरोप की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दिया था और कहा था कि 1 महीने बाद फिर से आप ट्राई कीजिए। अर्जी लगाने के बाद निर्देश दिए थे और अब जाकर करीब 1.5 महीने जेल में गुजार चुके पटेरिया को हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जमानत जो आपको दी जा रही है ना, वो सशर्त दी जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के नाम पर सरगुजा में कैसा फर्जीवाड़ा हो रहा है वो आपको जानना चाहिए। असल में 27 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी की थी। ठगों ने किसानों के फर्जी नाम और नंबर दर्ज कर राशि निकाल ली। हद तब हो गई जब फिनो बैंक और एयरटेल बैंक में ABCD नाम से किसानों के नाम दर्ज किए गए और फर्जी मोबाइल नंबर डालकर पैसे निकाले गए। आलम यह है कि जिले में पहली किस्त पाने वाले किसानों की संख्या 95,000 के करीब देखकर कृषि विभाग के होश फाख्ता हो गए, यानी उड़ गए। अब जांच के बाद कृषि विभाग का कहना है कि ऐसे खातों को सीज कर दिया गया है। कृषि विभाग की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि सरकारी नौकरी और इनकम टैक्स पेई किसानों ने भी इसमें लाभ उठा लिया, जबकि वो इसके लिए अपात्र थे। जाहिर सी बात है, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में अब कृषि विभाग जल्द प्रक्रिया पूरी कर पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने की बात कह रहा है। 65,000 किसानों का भी लाभ मिल रहा है। शेष जो किसान बचे हुए ये शीघ्र हमारा इसका निराकरण तो कर लिया जाएगा। वास्तव में हमारे किसान भाई अपात्र नहीं थे, उसमें उनके साथ कुछ निजी बैंकों द्वारा कुछ उनके फर्जी नामों से, फर्जी अकाउंट या फर्जी मोबाइल नंबर से उनको रजिस्टर कर लिया गया था। जगदलपुर शहर से लगे अड़ावल में ज्ञानोदय निजी स्कूल में स्कूल प्रबंधन की मनमानी सामने आई है, जिसकी वजह से 50 बच्चों को परेशान होना पड़ा। स्कूल में परीक्षा चल रही है, रोके गए बच्चों में से अधिकांश की फीस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से स्कूल प्रबंधन ने ऐसा किया। नाराज पालक मौके पर पहुंचे, कुछ ने फीस पटाई, जिसके बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद परीक्षा में इन छात्रों को शामिल करवाया गया। लेकिन जरा देखिए कि स्कूल प्रबंधन कितना संवेदनहीन है। बच्चों के साथ ये मजाक की पराकाष्ठा है। चलिए, उनके माता पिता फीस नहीं जमा कर पाए तो कम से कम आप पेपर देने दिए होते और बाद में रिजल्ट रोक लिए होते। दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन इतनी बड़ी संवेदनहीनता कि आप बच्चों को फीस न जमा करने के लिए इतना परेशान कर रहे हैं, ये गलत है, मनमानी है ये। तो मैं 11:30 बजे करीबन मेरा फीस पटा, मेरा लाइन पहुंचा, मेरा नंबर पहुंचा तो मैं फीस पटाया। उसके बाद 1.5 घंटा बाद मेरा बच्ची को एग्ज़ाम में बिठाया गया। 60-65 बच्चे यहाँ रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मगर उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ, वापस चले गए। पूरी रिपोर्ट मैं अपने उच्च अधिकारियों को सौंपूंगा इस मामले में। प्राचार्य उप प्राचार्य से बात करना चाहा कि उनका पक्ष जानने की क्या है, तो वो दोनों मीटिंग में है, वो उपलब्ध नहीं हो पाए। अब देखिए, शिक्षा अधिकारी कि सुन नहीं रहा है स्कूल, वो स्कूल वाले मीटिंग में हैं, इनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, और ये शिक्षा अधिकारी हैं। वाह रे शिक्षा अधिकारी, आपको नमस्कार है। बहरहाल, जबलपुर में स्थित सरकारी ITI में घूसखोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो दिखाना आपको जरूरी हो जाता है। वीडियो में ITI में पदस्थ एक शिक्षक छात्रों से लाइन लगवाकर रुपए लेते नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए और आप खुद समझिए कि ये अध्यापक छात्रों से पैसे की वसूली कर रहा है। परीक्षा के देने के नाम पर आजकल सुविधा शुल्क भी लिए जाते हैं। दरअसल यहां छात्रों की शॉर्ट अटेंडेंस पूरी करने और उन्हें परीक्षा में पास करवाने की बात कहकर, यानी इसको आप समझ लीजिए कि सुविधा शुल्क, एक नाम इसको सुविधा शुल्क दे दिया जाता है, और उसी सुविधा शुल्क के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ ये जो अध्यापक देख रहे हैं खिलवाड़ कर रहा है और स्कूल प्रबंधन खिलवाड़ कर रहा है। आज हम एक समिति बनाकर उनसे भी जो है वो
प्रश्न करेंगे, है ना, और स्पष्टीकरण चाहेंगे। और इसके बाद में जो प्रसारदी है उस ट्रेड के, उनसे भी जो है वो हम लोग जो है वो इस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। और यदि वीडियो में या पैसे के लेन देन में कहीं भी कोई सत्यता आती है तो निश्चित रूप से उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर कार्रवाई करने वाला प्रश्न करने लगे तो क्या है, समझ रहे हैं ना? मिलावट पर नकेल कसने के लिए खाद्य विभाग ने कमर कस ली है। दूसरी खबर पर चला गया हूं, ध्यान दीजिएगा। और अब मिलावट के खेल में शामिल व्यापारियों और कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल खाद्य विभाग ऐसे व्यापारियों या कंपनियों की पहचान कर रहा है जिनके सैंपल 2 से 3 बार फेल हुए हैं। खाद्य विभाग ऐसे आरोपियों पर विशेष नजर रखेगा। इतना ही नहीं, मिलावटी सामान के ट्रांसपोर्ट पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। ऐसे ट्रांसपोर्टरों की सूची तैयार हो रही है जो वाहन बार बार मिलावटी सामान सप्लाई करते हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। इस बारे में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया है कि हिदायत के बाद भी नमूने फेल होते हैं तो लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी, और करना भी चाहिए। इसके साथ ही ऐसे मिलावटी खाद्य पदार्थ का ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रांसपोर्टर के लाइसेंस रद्द करने के लिए कलेक्टर के पास प्रस्ताव बनाकर भेजा भी जाएगा। हम एक यहाँ से खाद्य और सुरक्षा प्रशासन की तरफ से हम एक ऐसी योजना पे काम कर रहे हैं जिसमें हम इसकी सूचना एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आरटीओ डिपार्टमेंट को देंगे। और हम ये अपेक्षा करेंगे कि क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज़ में इन वाहनों का उपयोग किया जाता है तो ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए रद्द किया जाए। तो इंदौर में अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने एमपीपीएससी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। आयोग की लेट लतीफी से परेशान अभ्यर्थियों ने 4 विभागों में जल्द इंटरव्यू कराने की मांग की है। नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे ये लोग एमपीपीएससी की परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने राज्य दंत शल्य चिकित्सा, राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा, राज्य सहायक प्रबंधक परीक्षा और राज्य पशु चिकित्सा सहायक सर्जन परीक्षा दी थी, जिसका रिजल्ट तो आया लेकिन अब तक इंटरव्यू नहीं हो सका। लिहाजा धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आयोग से जल्द इंटरव्यू करने की गुहार लगाई है। काफी जगह डॉक्टर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, डेंटल डॉक्टर्स की, बट कहीं भी गवर्नमेंट हम लोगों की ड्यूटी नहीं लगा रही, ना हम लोगों को जॉब दे रही है। यहाँ पे आके ज्ञापन दिया कि इंटरव्यू हो, लेकिन उसका भी अभी तक कोई डेट नहीं आया। वहीं एमपीपीएससी के अधिकारियों ने जल्द ही साक्षात्कार आयोजित करने का भरोसा भी दिया है। भी इन्होंने जो आयोग के समक्ष में जो दिया है ज्ञापन, मैं भी वहाँ पर सभी के नॉलेज में लेकर आऊँगी और जो भी होगा हम शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। दरअसल परीक्षाओं को हुए 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी अब भी इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आयोग ने कोई शेड्यूल जारी नहीं किया। आतंकी अलर्ट के बाद पुलिस की सर्चिंग तेज है। चंदन नगर के ग्रीन पार्क में पुलिस की सर्चिंग है। एनआईए ने अलर्ट जारी किया है। सरफराज मेनन के बड़े हमले का अलर्ट मिला है। सरफराज मेनन के परिवार से पूछताछ पुलिस कर रही है। पूछताछ के लिए थाने लाई गई है चंदन नगर पुलिस। और मुंबई में आतंकी घटना को लेकर एनआईए को एक मेल मिला था। मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस को अलर्ट किया था और सरफराज के आतंकी संगठन से जुड़े होने की सूचना। रवि हेमराज सिसोदिया जो हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं वो आपको विस्तार से इस खबर के बारे में जानकारी देंगे। अगली आवाज उन्हीं की होगी। रवि, देखिए, इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो एनआईए को फिलहाल एक मेल प्राप्त हुआ था और मेल के माध्यम से सरफराज मेनन के बारे में डिटेल दी गई थी, जिसमें उनका पासपोर्ट, उनका ड्राइविंग लाइसेंस और उनका जो पैन कार्ड है, इस पैन कार्ड के आधार पर उनका जो एड्रेस था वो फिलहाल इंदौर का बताया गया था। इंदौर में ग्रीन पार्क कॉलोनी के रहने वाले बताए गए थे और इसके आधार पर जो मुंबई पुलिस है उसने इंदौर पुलिस को अलर्ट पे रखा था और अलर्ट के बाद में सर्चिंग की गई तो ग्रीन पार्क कॉलोनी से उनके परिवार वालों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। और अभी इसमें एक ताजा अपडेट यह भी है कि खजराना थाना क्षेत्र से एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है और संभवतः सरफराज मेनन होने की आशंका है और उससे भी पूछताछ की जा रही है, जो कि क्षेत्र में मेडिकल की दुकान संचालित कर रहा था। अब ऐसे में कई सारी सवाल निकल कर आ रहे हैं क्योंकि जो दस्तावेज एनआईए को मेल किए गए थे
उसमें इंदौर के ग्रीन पार्क कॉलोनी के होने का जो एड्रेस था वो मिला था, और उसमें कई सारी इस तरीके की बातें लिखी गई थी कि जो सरफराज मेनन है वो कई विदेशों से ट्रेनिंग लेकर आया है और मुंबई में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे सकता है। तो ऐसे कई सारे संदेश जो ऐसे मैसेजेस जो थे वो मिले थे, और इसके आधार पर फिलहाल अभी अगर बात करें तो इंदौर पुलिस की अगर बात करेंगे तो इंदौर पुलिस ने संदेह के आधार पर परिवार वालों से और एक युवक जो मिला है जिसकी आशंका हो सकती है उससे पूछताछ कर रही है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। रायपुर में डीजीपी ने अहम बैठक ली है। डीजीपी अशोक जुनेजा ने अहम समीक्षा बैठक ली है। बस्तर के दौरे के बाद अधिकारियों की बैठक ली है। नक्सलियों के टीसी ओसी सप्ताह को लेकर दिए हैं निर्देश। नक्सल प्रभावित थानों और कैंपों में अलर्ट के निर्देश दे दिए गए हैं। एडीजी नक्सल ऑपरेशन और बस्तर आईजी भी इसमें शामिल हैं। बस्तर के नक्सल प्रभावित कई जिलों के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। तो चलिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन IBC 24 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आगे हमारे सहयोगी अविनाश कर लॉकअप में क्या क्या खबरें हैं वो आपको बताएंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।